हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। बच्चों, अगर केमिस्ट्री में आपकी तैयारी एकदम जीरो है, यूं समझ लीजिए अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों, क्योंकि हम आ गए हैं ना आपके लिए एक मजेदार सेशन को लेकर। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। यानी आज हम चैप्टर 1 का 1 शॉर्ट सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। इसलिए पूछ रहे हैं, अगर ना के बराबर तैयारी हुई है तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सारे टॉपिक आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 के कवर हो जाएंगे। अब आपको भाई 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है भैया, हाँ ये हमारा वादा है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको भी एक वादा अपने आप से करना होगा कि ना अब वफा होगी और ना ही वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी वो पेपर के बाद होगी। अगर हो भी गई तो बेइंतहा करेंगे, अगर हो भी गई तो बेइंतहा करेंगे, लेकिन अब मोहब्बत बस किताबों से दिन रात करेंगे। बस यही समझना है भैया आपको, मोहब्बत अगर करना है, दिल लगी करना है तो केवल किताबों से करो, याद रखना। चलिए देख लेते हैं बच्चों विलियन चैप्टर के सारे टॉपिक को। अब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं और इसमें 2 से 3 टॉपिक हर साल पूछे जाने वाले भी हैं, वो भी पूरे 3 या फिर 4 नंबर वाले। चलिए शुरू करते हैं एकदम जीरो लेवल से। पहला टॉपिक है आपका बच्चों कि मोलरता किसे कहते हैं। मोलरता क्या होता है, किसको कहा जाता है मोलरता? चलिए समझते हैं। क्या करते हैं भैया, सबसे पहले हम बना लेते हैं एक पात्र, एक बर्तन है बच्चों। इसमें क्या किया हमने, इसमें कोई विलायक ले लिया, ठीक है ना। अब हम इसमें जब विलेय घोलेंगे तो भैया मिलकर विलयन बन जाएगा, ठीक। तो ये मान लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब याद रखना इसमें जो कुछ भी ये चीज होता है बच्चों, इसका नाम क्या होता है, तो इसको कहा जाता है विलायक। क्लियर? इसको क्या कहते हैं बच्चों, विलायक। अब उसके बाद जैसे हमने क्या किया भाई कि हमने इसमें कुछ घोल दिया, ठीक। हमने जैसे ये डॉट डॉट आपको रेड रेड दिख रहा है, तो हमने क्या किया बच्चों, इसमें कोई पदार्थ घोल दिया। अब इस घोले जाने वाले पदार्थ का नाम क्या होता है, तो इसको बोला जाता है विलेय। क्या बोलते हैं भैया, विलेय कहते हैं। अब जब विलेय और विलायक मिलते हैं बनता क्या है बच्चों, विलयन बनता है। अब विलेय की परिभाषा क्या होती, बताया था कि भैया विलयन में जिस घटक की मात्रा कम हो वो विलेय होता है। लाइक दैट भैया, जैसे चीनी हो गया, पानी के अंदर घोल रहे हो तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। तो जिस घटक की मात्रा ज्यादा हो विलायक, जिस घटक की मात्रा कम हो विलेय। अब जब विलेय और विलायक मिलते हैं तभी तो सॉल्यूशन, यानी ये पूरा का पूरा कंप्लीट जब मिल जाएंगे तभी बन जाएगा बच्चों विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा रसगुल्लों, विलयन। इतना तो समझ में आ गया, क्लियर। अब जैसे होता नहीं कि भाई आप चीनी डाल रहे हो पानी में, तो चीनी और पानी मिलेगा, क्या बनेगा, तो शरबत बनेगा बच्चों, याद रखना। तो वो एक विलयन बन जाता है। अब परिभाषा समझिए, मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा विलयन है और विलयन की हम मान लेते हैं कैपेसिटी कितना है, 1 लीटर। हम मान लेते हैं कि हमने 1 लीटर विलयन ले रखा है। अब यहां पर कोई विलेय है तो विलेय को हमने घोला और विलेय जो घोल रहे हैं मान लेते हैं कि भैया उसमें क्या है, हमने उसके मोलों को घोल लिया। कितने मोल, ऐसे सवाल में देगा 2 मोल 4 मोल 5 मोल 10 मोल कुछ भी, व्हाटएवर, इस तरह से देगा। अब परिभाषा समझिएगा कि विलयन में मतलब विलयन की मोलरता किसे कहते हैं, तो 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। आई बात समझ में? क्या बताया रसगुल्लों कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को, मान लेते हैं कि इसमें कितने मोल घोले गए, तो वही चीज, तो जितने मोल घोले जाते हैं उसी को कहा जाता है बच्चों विलयन की मोलरता। तो भैया ये हो गया मोलरता। तो अब परिभाषा आप देख सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल M से दर्शाया जाता है।
तो रटना नहीं रसगुल्लों। हम हमेशा से बोलते हैं कि भाई रटाना हमारी फितरत में नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, हम बिल्कुल नहीं रटाएंगे, सीधा आपके माइंड में ठोंक देंगे टॉपिक। क्लियर? तो इतना समझ में आ गया। अब इसका फार्मूला देखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फार्मूला होता है बच्चों, क्योंकि जो कुछ भी इस पे परिभाषा से ज्यादा तो न्यूमेरिकल बनता है। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे तो विलयन की मोलरता बराबर क्या होगा भैया, तो मोलरता बराबर हमने क्या बताया, विलेय के मोल, ठीक है ना, विलेय के मोल। अब विलेय के मोल का मतलब यहां पे n से दर्शाते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन। क्या हो जाएगा भैया, विलयन का आयतन, ठीक है। और ये किस में होता है, ये आपका, अब अभी देखिए, अभी तो हमने लीटर में माना है, तो यहां पर 1 लीटर लिख देते हैं, 1 लीटर लिखेंगे तो ये चीज होता है। बट अगर ये चीज ml में लिखते हैं तो यहीं पर 1000 से गुना हो जाता है, जो अभी हम देखेंगे। चलिए इसको तो समझ गए, इसको हम रफ कर देते हैं। अब समझिएगा भैया, हमने क्या बताया, चूंकि ये जो n होता है, n बराबर W/m होता है, याद रखना, यानी जो n होता है मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार, ठीक है ना। यानी अगर विलेय के ये मोल निकालेंगे तो इससे मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। याद रखना, यहां पे लिख देते हैं भैया, मोल बराबर भार बटे अणुभार, ठीक है, भार बटे अणुभार। तो यही चीज यहां पे हमने लिख दिया है। अब इसको हम फार्मूला जब लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा भैया, मोलरता, यानी इसको m से दर्शाते हैं, मोलरता बराबर भार बटे अणुभार, यानी n के स्थान पे W/m लिख सकते हैं ना रसगुल्लों। तो यहां पर W/m हो गया बच्चों आपका मेन बटा है भैया, तो ये हो जाएगा विलयन का आयतन, नीचे लीटर में, सॉरी ml में लिखेंगे तब जाकर के 1000 का गुना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सही तरीके से जब लिखते हैं बच्चों तो m बराबर क्या हो जाएगा, W, m बराबर क्या हो जाएगा, W/ यहाँ पे m हो जाएगा, ठीक, ये नीचे आ जाएगा, इंटू v यानी वैल्यूम, आयतन लीटर मतलब सॉरी ml में रहेगा, और गुने 1000। 1000 इसलिए किया क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो यही बच्चों आपका मोलरता बराबर फार्मूला हो जाता है, ठीक है, भार बटे अणुभार, यहां पर गुने विलयन का आयतन 1000, ठीक। सब चीज अगर जानना चाहते हैं भैया, अगर आपको मतलब ये चीज जानना है कि W क्या है, स्मॉल m क्या है, V क्या है, तो ये भी समझना जरूरी है ना बच्चों। इसको लिख लेते हैं भैया, ठीक, इसको लिख लेते हैं। W क्या है, स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, यानी जो कुछ घोलेंगे, विलेय का भार हो जाएगा। क्लियर? ये स्मॉल m क्या है, तो विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। अब उसके बाद ये v क्या होगा, तो v क्या हो जाएगा भैया, विलयन का आयतन हो जाएगा। क्लियर? तो इतना चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। पता चले न्यूमेरिकल में पता ही नहीं चलेगा भैया कौन सा विलेय का भार है, कौन विलायक का भार है, कौन विलयन का आयतन है, कौन अणुभार है, तो ये चीज जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। अगर मात्रक की बात करें बच्चों, जैसे अगर भाई मात्रक दिमाग में आता है कि इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका जो मात्रक हो जाता है भैया वो हो जाता है मोल प्रति लीटर में, ठीक, मोल प्रति लीटर में लिखते हैं। क्लियर? तो ये रहा मोलरता, मोलरिटी अंग्रेजी में बोलते हैं, तो मोलरता समझ में आ गया भैया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना रसगुल्लों, हम साइड हट जा रहे हैं बबुआ। चलिए अब देखते हैं मोललता को। मोलरता और मोललता ये दो टॉपिक आते हैं इसमें, ठीक है ना। नॉर्मलता भी बट उतना नहीं, ठीक, ये समझे ना के बराबर। तो मोललता किसे कहते हैं, फिर से हम समझते हैं इसको, ठीक, फिर से हम समझते हैं। सेम लॉजिक है बच्चों, बस थोड़ा सा अंतर है भैया। इसी लिए बोलते हैं बच्चों रटाना हमारी फितरत में नहीं, क्योंकि चीजें रट कर कितने दिन तक याद कर सकते हैं आप, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने, बट कभी ना कभी तो दिमाग से निकल ही जाएंगे। लेकिन हम तो भाई ऐसा अपने प्यारे रसगुल्लों के दिमाग में ठोकेंगे कि कभी ना निकले।
अब की बार समझिएगा, हमने क्या बताया बच्चों, इसको तो अपन क्या बोल देते हैं, तो भैया ये तो होता है विलायक, ठीक है, विलायक है। और उसके बाद इसमें हमने क्या किया, कोई पदार्थ घोल दिया, ठीक, हमने क्या किया, मिक्स कर दिया बबुआ, हमने कोई पदार्थ क्या किया, रसगुल्लों घोल दिया। अब जो पदार्थ घोला है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हमने बताया कहा जाता है विलेय। क्या बोलते बच्चों, विलेय कहते हैं, ठीक। अब समझिएगा, अब की बार क्या है, वहां पर था कि 1 लीटर विलेयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, बट बच्चों यहां पर क्या है, तो यहां पर की बार विलायक है और इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं 1 kg है। तो बस इतना सा अंतर है, जहां पर 1 लीटर था भैया वहां पर 1 किलोग्राम कर देना है और विलायक बोल देना है। तो मतलब 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या, इसके जितने मोल आप घोलते हो तो उसी मोलों की संख्या को कहा जाता है विलेयन की, मतलब ये मोललता, ठीक है ना, जितने मोल घोलते हो वही मोललता। तो मोलरता और मोललता इतना याद रखना कि मोलरता में 1 लीटर विलेयन में होता है और मोललता में 1 किलोग्राम विलायक होता है। बस बाकी पूरी परिभाषा सेम है, फार्मूला भी सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है बच्चों। तो आप इसको लिखिएगा रसगुल्लों, क्या लिखेंगे भैया, तो हम लिखेंगे मोललता, मोललता बराबर हमने क्या बताया कि विलेय के मोल, विलेय के मोल अर्थात n से दर्शाते हैं अपान, अब की बार नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, विलायक का भार हो जाएगा। वहां तो विलेयन का आयतन था भैया और यहाँ पे भार है तो केजी में है, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। बट वी नो दैट, हमको मालूम है कि जो मोल बराबर होता है बच्चों, चूंकि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, ठीक है ना, यानी जो ये मोल होता है n, भार बराबर क्या, मतलब भार बटे अणु भार। तो इसलिए तो n के स्थान पे हम W/m फिर से लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला कुछ इस कदर बन जाएगा बच्चों, समझिएगा भाई। तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो ये हो जाएगा मोललता, या फिर डायरेक्टली लिख देते हैं m डैश, क्योंकि इसको m डैश से बनाते मतलब दर्शाते हैं, ठीक है ना, ये लिखा है m डैश। तो m डैश बराबर हमने बताया कि n के स्थान पे लिखेंगे क्या, W/m लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया भैया W/m आपका मेन बटा है, और नीचे अब की बार विलायक का भार मान लेते हैं ये ग्राम में है, तो अब की बार हम 1000 का गुना कर देंगे। बोला ना कि भैया क्योंकि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक, यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। इसको और सजा कर लिखेंगे बच्चों, तो m डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W/m इंटू ये कैपिटल का मतलब ये हो जाएगा W, ठीक है, और ये किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, तभी जाकर के बच्चों यहां पर 1000 का गुना हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये क्या हो जाता है रसगुल्लों, ये हो जाता है आपका मोललता के बराबर फार्मूला, ठीक। अब इसका हमने बताया कि मात्रक क्या हो जाएगा जनाब, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, तो मात्रक हो जाएगा भैया मोल प्रति केजी, ठीक है, मोल प्रति अब की बार क्या हो जाएगा, किग्रा, ठीक, यानी मोल प्रति केजी, याद रखना, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम सैंपल की बात करें भैया, तो सब कुछ मालूम ही है, कुछ नया नहीं है बच्चों। स्मॉल w क्या है, m क्या है, कैपिटल W क्या है, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से है, ताकि हमने बोला ना कितने भी प्यारे रसगुल्ले हमारे जो वीक है ना, कमजोर है ना, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, है ना। तो ये स्मॉल w क्या है, विलेय का भार। विलेय क्या होता है बच्चों, बार बार बोल रहे हैं कि जो कुछ घोला जाए विलेय और जिसमें घोला जाए विलायक, तो विलेय का भार। स्मॉल m क्या है, तो विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार, ठीक। अब कैसे निकालते हैं अणुभार, क्या होता है कुछ, तो सब आप जब आप इंट्रोडक्शन वाला सर्च मारेंगे कि विलेयन इंट्रोडक्शन मोनोसर, फटाक से आ जाएगा, तो देख लेना एक बार। और कैपिटल W क्या होता है, तो भैया ये होता है विलायक का भार। ये क्या हो जाता है बच्चों, विलायक का भार हो जाता है। आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा मोललता। अंतर देखिए, वहां पे V था
ml में, बट यहाँ पर क्या है, कैपिटल W है, ग्राम में। ठीक है, वहां पर इसलिए मात्रक हो गया था मोल प्रति लीटर, यहां पर ग्राम में है तो ये मोल प्रति केजी के रूप में। ठीक, तो ये होता है मोलरता और मोलरता। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हट जा रहे हैं भाई साइड। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक को, ये टॉपिक तो और भी ज्यादा प्यारा है भैया, इसमें ये बड़ा ही लाजवाब टॉपिक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है रसगुल्लों कि मोल प्रभाज किसे कहा जाता है। मोल प्रभाज की क्या करना है आपको, भाई परिभाषा लिखना है। इस पे बच्चों न्यूमेरिकल हर साल बनते हैं, हर साल का मतलब हर साल 100% श्योर है। ठीक, कभी कभार हो जाता है इधर उधर, नहीं तो पूछता जरूर है, और वो भी पूरे 3 नंबर में। ठीक, नहीं तो केवल यही पूछ लेगा, मोल प्रभाज ही फटाक से दे देगा 3 नंबर में। ठीक, चलिए समझते हैं कि मोल प्रभाज या फिर इसका एक नाम और है मोल अंश किसको कहा जाता है। मोल प्रभाज क्या है या फिर कह लें मोल अंश क्या है, समझते हैं। चलिए अब देखिए भैया, हमने क्या बना लिया, एक सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये कोई विलयन है बच्चों, क्या है, ये कोई विलयन है। अब इस विलयन में हम क्या कर दे रहे हैं, मान लेते हैं कि इस विलयन में 2 घटक हैं, या फिर आप 3 घटक ले लेंगे कोई दिक्कत ना, 4 ले लीजिए तब भी कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है ना, इससे भी आपको सजा नहीं हो जाएगी। ठीक, और कोई आप अपराध नहीं कर दोगे, आपका मन जितना आप लेना चाहे ले सकते हो। हम मान लेते हैं कि 2 घटक है, एक इसमें क्या है बच्चों, ए है, दूसरा क्या है रसगुल्लों, बी है। हमने क्या किया, एक विलयन मतलब किसी विलयन के अंदर 2 घटक घोल दिया, एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी। अब ए अगर हम देखेंगे तो भैया अगर ए के मोल की बात करें तो वो Na हो जाएगा, अगर बी के मोल की बात करें तो Nb हो जाएगा। ये इतना तो समझ में आ गया। ठीक है ना, अगर हम उन्हें कहा कि ए के मोल की बात करें तो Na, N क्या है, मोलों की संख्या, ए लगा दिया ए के मोलों की संख्या, बी लगा दिया बी के मोलों की संख्या। अब समझिएगा कि मोल अंश या मोल प्रभाज कहते किसको हैं। जैसे ए का मोल अंश निकालना है तो समझिएगा, तो जैसे जिस घटक का मोल अंश निकालना होता है बच्चों, उस घटक के मोलों की संख्या ऊपर और कुल घटक यानी विलयन में कुल घटक यानी Na प्लस Nb के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है भैया, वही हो जाता है मोल अंश या मोल प्रभाज। सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी बात है। हमने क्या बताया रसगुल्लों कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का जो मोल अंश होता है या मोल प्रभाज होता है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब तो परिभाषा आप लिख सकते हो ना बच्चों, परिभाषा क्या है भैया, देखिएगा कि किसी घटक का जो मोल अंश होता है या मोल प्रभाज होता है, विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मतलब जैसे हमने ए और बी मान लिया है बच्चों, तो जैसे हम अगर निकालेंगे ए का मोल प्रभाज, जैसे मान लेते हैं ए का मोल प्रभाज, तो ए का मोल प्रभाज जब निकालेंगे भैया तो हमने क्या बताया, यही तो कह रहा है कि जो ए के मोल अंश या मतलब सॉरी ए के मोल और नीचे क्या हो जाएगा, कुल घटक का मोल। ठीक है, कुल घटक का मोल। तो यही चीज, अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखते हैं बच्चों, ए का मोल अंश, देखिए काई बना लिया या x1 लिख लीजिए, आपको जो मन कहे पढ़ लो, x लिख लो तब भी कोई दिक्कत ना। ठीक, काई ए लिख लीजिए या फिर हमने बताया x ए, ऐसे आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना। तो काई ए बराबर या x ए बराबर हमने क्या बताया कि ए के मोल लिखेंगे तो बच्चों Na से लिखेंगे भैया, और अपान क्या कह रहा है, नीचे कुल घटक, कुल का मतलब Na प्लस Nb, और तीसरा होता तो Nc लिख देते। ठीक है, तीसरा होता तो बच्चों हम क्या लिख देते, Nc लिख देते। यही क्या हो जाएगा, मोल अंश या ए का मोल अंश या मोल प्रभाज
हो जाएगा। क्लियर। अब जहां अगर n की मात्रा निकालना हो, जैसे आपको मान लेते हैं कि भैया आपको Na निकालना हो, तो Na निकालेंगे तो W/m, यानी यहां पर a वाला ही बात होता है। चूंकि इसके पहले भी बताया है कि भैया n बराबर क्या होता है, W/m होता है चूंकि, तो याद रखना यहां से n का मान निकलता है। तो वही चीज अलग से निकाल हम न्यूमेरिकल में रखते हैं और लगाते हैं। बताया भी है, न्यूमेरिकल कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना, आप जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो है। तो समझ में आ गया कि A का मोल प्रभाज अगर निकालना है कैसे निकालेंगे। अब जैसे हम निकाल लेते हैं कि भैया B का मोल अंश, ठीक, जैसे लिख लेते हैं, एक मिनट, A का हो गया बच्चों, जैसे अब निकालना है कि B का मोल प्रभाज, B का मोल प्रभाज निकालना, जैसे इसको थोड़ा रफ कर देते हैं तो समझ में आ गया होगा। तो B का मोल प्रभाज निकालेंगे बच्चों, तो यहां पर यही तो लिखेंगे B के मोल या B का मोल, और नीचे क्या हो जाएगा, कुल घटक का मोल, कुल घटक का मोल, ठीक, यही तो होगा, यही तो कह रहा था ना। देखिए परिभाषा अगर मैच करेंगे तो यही कहेगा ना कि किसी, ये देखिए A का मोल प्रभाज निकल रहे हैं, तो किसी घटक का जो मोल प्रभाज है उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो बात तो वही पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका निकालना है बच्चों, तो इसका निकालना है तो हम यहाँ पे काई भी या एक्स भी आप समझ लीजिए लिखेंगे, तो भैया ये क्या हो जाएगा, B का मोल का मतलब NB, ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा Na प्लस NB, Na प्लस क्या हो जाएगा बबुआ, NB हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, B का मोल प्रभाज या B का मोल अंश, ठीक। C होता बच्चों तो आप XC करके लिखते, NC अपार नीचे Na प्लस NB प्लस NC, तो फिर सब में यहाँ पे प्लस CC करके हो जाता। जितने घटक रहेंगे सब नीचे करना है, ठीक है ना, और ऊपर जिसका कहे उसका निकाल लेना है। अब सब कुछ तो वही समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं Na क्या है, हालांकि बता भी चुके हैं, NB क्या है। अब उसके बाद फिर हमने बताया XA क्या है या काई A जिसको बोलते हैं, और काई B क्या है। एक मिनट थोड़ा ऊपर से लिख लेते हैं कि Na क्या है, NB क्या है, काई A या XA क्या है, और XB क्या है, ठीक। तो सबका मतलब जान लेते हैं। भैया ये क्या है, इसका मतलब क्या है, A का मोल, A के मोल, ठीक है। अब इसके बाद B है तो भैया B के मोल या B के मोलों की संख्या लिख सकते हैं। काई A है तो A का मतलब A का मोल अंश, या फिर कह लें A का मोल प्रभाज, A का मोल अंश या फिर A का मोल प्रभाज। और नीचे काई B है तो बच्चों B का मोल अंश या B का मोल प्रभाज। क्लियर। तो ये हो जाता है आपका मोल प्रभाज या मोल अंश। तो है ना आसान, कुछ इसमें कठिन लगा, नहीं लगना चाहिए रसगुल्लों, क्योंकि इतना प्यारा सा टॉपिक है, अगर भाई इसमें भी उलझ जाते हो तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो मोल अंश या मोल प्रभाज क्लियर हो गया। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चों। हो गया भाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला है हेनरी का नियम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपके एग्जाम के नजरिए से बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, मतलब हेनरी का नियम। इसमें 2-3 टॉपिक बड़े लाजवाब हैं। हेनरी का नियम हो गया, राउल्ट का नियम हो गया, मोल प्रभाज हो गया, परासरण दाब हो गया। तो मतलब इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो काफी लाजवाब होते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं हेनरी का नियम क्या होता है, और बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, और मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज बड़े ही सिंपल तरीके से हम समझाने वाले हैं। देखिए भैया क्या है कि हम मान लेते हैं कि इसमें हमने क्या है, कोई लिक्विड भर दिया, लाइक दैट, जैसे मान लेते हैं कि कोई द्रव है, ठीक है। हमने क्या किया बबुआ, कोई द्रव इसमें भर दिया, ठीक, द्रव हमने क्या किया, भर दिया, है ना। अब उसके बाद हमने बताया कि मान लेते हैं कि इसमें क्या है बच्चों, तो इसमें द्रव भरा हुआ है, इसमें क्या है, द्रव है, समझिएगा, इसमें द्रव है। और हमको क्या करना है, हम मान लेते हैं कि भैया हम इसमें क्या है कि कोई हम पदार्थ इसमें विलय कर रहे हैं, ठीक है।
पदार्थ नहीं, बल्कि मतलब जैसे इसमें हम कोई गैस घोल रहे हैं, समझिएगा, ये बाहर से इसमें घोल रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं। अब जैसे घोल क्या रहे हैं, तो मान लेते हैं कोई O2 है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक, O2 ऑक्सीजन गैस है। अब हेनरी के नियम को समझिएगा, हेनरी का नियम क्या बोलता है वो जानिए। हेनरी का नियम ये कहता है बच्चों कि स्थिर ताप पर, ठीक, नियम नहीं देखना है, इसको समझना है। फिर ये बोलता है कि T क्या हो, कांस्टेंट हो, जो T हो यानी टेम्परेचर हो, क्या हो भैया, कांस्टेंट हो, यानी नियत हो, ताप में कोई भी बदलाव ना हो। स्थिर ताप पर, यह नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में जो गैस की विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है। कुछ पल्ले पड़ा, समझिए क्या बोला भैया, कि हेनरी का नियम यह कहता है कि स्थिर ताप पर किसी जो गैस की द्रव के अंदर विलेयता होती है, मतलब जो घुलने की प्रवृत्ति होती है, ये जो घुलने का गुण होता है भैया, ठीक है, यानी घुलने की क्षमता जो होती है उसको विलेयता कहते हैं। तो जो विलेयता है वो गैस के दाब के समानुपाती होता है। इतनी सी बात है। इसका सीधा कहने का अर्थ ये हुआ, अगर हम इसको अपने शब्दों में बयां करें प्यारे रसगुल्लों, तो वो ये होगा कि भैया जितना ज्यादा प्रेशर लगाया जाएगा उतनी ज्यादा गैस घुलेगी, और जितना कम प्रेशर हम लगाएंगे गैस उतनी ही कम घुलेगी। अब इसकी सीमाएं और अनुप्रयोग सब देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले नियम समझ लीजिए। नियम क्लियर हुआ, क्या बताया भैया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव के अंदर जो विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। सिंपल सी बात कि जैसे पानी है, पानी के अंदर कोई गैस विलेय करना है, यानी गैस कोई घोलना है, तो हम जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस उतनी ही ज्यादा घुलेगी, जितना कम प्रेशर लगाएंगे गैस उतनी कम घुलेगी। सीधा भाई ये लॉजिक है, ठीक है। तो इसको चलिए देख लेते हैं, इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता क्या है भैया। इसमें यही चीज तो बोला गया कि जो कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है, तो जो गैस की विलेयता होती है, विलेयता होती है वो किसके समानुपाती है, तो दाब के, दाब के समानुपाती होती है। या यूं कह सकते हैं, इसको m से दर्शाते हैं, m प्रोपोर्शनल किसके, p के, दाब के। जब ये वाला मार्क हटाएंगे भैया प्रोपोर्शनल वाला यानी समानुपाती वाला, तो यहाँ पर kh हो जाता है, इसको बोलते हैं हेनरी नियतांक, ठीक है, इनटू ये p हो जाता है। तो यही आपका क्या हो जाता है, हेनरी का नियम हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इनका समझ लेते हैं सब कुछ कि क्या कुछ है भैया। m क्या है, ठीक है, m क्या है, उसके बाद ये kh क्या है, फिर उसके बाद p क्या है, ठीक। तो सब कुछ जानना बेहद जरूरी है। m क्या होता है भैया, तो ये घुली गैस की मात्रा, घुली गैस की मात्रा, घुली हुई गैस की जो मात्रा होती है वो चीज है, ठीक है। kh क्या है, तो इसको बोलते हैं भैया हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक होता है बच्चों, याद रखना। P क्या है, तो भैया P तो दाब ही है बच्चों, P क्या है रसगुल्लों, दाब है, क्लियर। तो ये चीज समझना भी बड़ा जरूरी है कि सबका मतलब हमें समझना होगा, ठीक। समझ में आ गया कि हेनरी का नियम क्या कहता है। तो बड़ा ही सिंपल सा और प्यारा सा टॉपिक है, आई बात समझ में। अब देखिए हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं भी है, मतलब कुछ ऐसे भाई रूल्स हैं, कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जो हेनरी के नियम के लिए फॉलो होने चाहिए, अन्यथा हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। कहते ना कि भाई दुनिया में हर एक काम अगर आप करने जाओगे तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, है ना। ऐसे चाहे जो काम आप थोड़ी ना कर सकते हो, हर एक काम की मतलब कुछ ना कुछ परिसीमाएं होती हैं। तो उसी तरह हेनरी के नियम का भी भाई हमें क्या करना, अगर हेनरी के नियम का पालन करना है तो कुछ चीजें होनी जरूरी है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद मतलब वही चीज देखेंगे कि हेनरी के नियम की सीमाएं, याद रखना हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है बच्चों, समझते हैं। तो हेनरी के नियम की सीमाएं आपको हेडिंग बनाना है, ठीक है ना, पूरा छापते चलना है, याद रखना। बोला ना ये रामबाण वीडियो है भैया, ऐसी वीडियो आपको फ्री में कभी नहीं मिलेगी भाई, गारंटी के साथ कहते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे पे करने होंगे, बट हम तो अपने प्यारे रसगुल्लों को फ्री में ऐसा कंटेंट दे रहे हैं, तो भला और क्या चाहिए, आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए,
है ना, इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं, पहला है यह केवल आदर्श गैस के लिए ही मान्य है। याद रखना भैया, इसमें क्या रटना नहीं है, मतलब एक क्या है जो आदर्श गैस होती है, ठीक है, आदर्श गैस के लिए ही ये नियम लागू होता है। ठीक, जो सामान्य ताप दाब पर क्या है एक मतलब आदर्श गैस होती है, उस नियम पर हेनरी का नियम लागू होता है, अन्य गैसों के लिए नहीं। ठीक, अगला है कि इसमें विलन नहीं भैया, हीरो ना बनना विलन रहने दे। अरे कहां से आ गया विलन, विलेन होगा बच्चों, ठीक है ना, यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, दिल पर मत लेना रसगुल्लों, है ना। तो इसमें विलेन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दूसरी क्राइटेरिया, मतलब ये दूसरा क्या है इसके लिए रूल है कि अगर इसमें विलेन है तो भैया विलेन का जो ताप है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक, तीसरी बात, जो गैस की विलेयता है बहुत अधिक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, यानी प्रेशर जनरेट करने के बाद ही घुलनी चाहिए, मतलब उसकी विलेयता बहुत ज्यादा नहीं कि तुरंत फट से घुल जाए। ठीक, नहीं। अगला है कि यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, यानी केवल ऐसे गैसों पर लागू होगा जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, तभी तो इसमें क्या होता है कि भैया प्रेशर जनरेट करके प्रेशर लगाकर तभी तो घुलते हैं ना, आसानी से घुल जाएगी तो इस नियम का भाई कोई मतलब ही नहीं है, तो इस ये नियम तो फिर भैया वहां लागू होगा नहीं। ठीक, अब इसके अनुप्रयोग क्या है वो समझिएगा। पहला, शीतल पेय पदार्थ में 5 रुपए गिलास शीतल पेय पदार्थ, आपके गांव मोहल्ले में ऐसे वैन वाले गाड़ी वाले चिल्लाते रहते हैं, और उसके अलावा भी दुकान पे आप गली में नुक्कड़ चौराहे पे चाहे जहां जाओ मार्केट में आपको थम्स अप हो गया, स्प्राइट हो गया, कोका कोला है ना, कोका कोला तो ये हो गया, और उसके अलावा भी बहुत सारे मतलब ऐसे जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, तो उन सभी में अगर बात किया जाए बच्चों, जो गैस भरी होती है भैया वो किस नियम पर लागू होती है, किस नियम का पालन करती है, तो हेनरी का नियम। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसे नहीं पता चलेगा, उसमें बहुत हाई प्रेशर क्रिएट करके गैस भरी होती है। अगर इसीलिए भाई, इसीलिए होता क्या है कि जैसे ही आप उस बोतल को इधर उधर थोड़ा झकझोर कर ढक्कन फटाक से खोल दीजिए, पूरा यूं करके फटाक से के पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मटेरियल बाहर हो जाएगा, मतलब उसमें की उसमें जो कोल्ड ड्रिंक्स है पूरा बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे उसमें कोई गैस है, जैसे CO2 गैस है, तो वो गैस आप जैसे ही मत देते हो तो वो गैस जो अंदर मिक्स होती है विलायक में, तो वो तेजी से ऊपर की तरफ उठती है, और जैसे ढक्कन खोलते हो फटाक से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा बच्चों शीतल पेय जो पदार्थ होते हैं उनमें। ठीक, दूसरा है अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, जो बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं जहां सांस लेने में तकलीफ, क्योंकि जैसे जैसे आप धरातल से यानी पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। जब ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो आपका ब्लड जो प्रेशर होगा हाई होगा, यानी रक्तचाप बढ़ जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, ठीक, थकान से महसूस होगी। तो इसीलिए क्या होता है, ये सारी समस्याएं, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए जो गोताखोर कह रहे हैं, हाँ वो भी है, लेकिन अभी जो पर्वतारोही होते हैं जो ऊपर की ओर चढ़ते हैं भैया, तो अपने साथ ऑक्सीजन जो मास्क लेकर चढ़ते हैं, ऑक्सीजन टैंक, उनको बराबर वो सप्लाई मिलती रहती है। ठीक है ना, तो यहां पर भी वो होता है। अगला है कि समुद्री जो समुद्री गोताखोर होते हैं, क्योंकि आप चाहे जमीन के ऊपर जाओ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ या फिर इस धरातल से नीचे की तरफ, दोनों तरफ क्या होगा भैया, ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो यहां पर भी होता है कि जैसे ही गोताखोर समुद्र के नीचे जाते हैं कोई चीज खोजने के लिए, है ना, गोताखोर का काम क्या होता है, यही चीज करना। ठीक, तब वो अपने ऊपर जो देखा होगा पेट पे टैंक वगैरह लिए रहते हैं, होता क्या है, तो ऑक्सीजन टैंक होता है, तो गोताखोर के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। तो इन जगहों पर हेनरी का नियम लागू होता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना भैया। ठीक है, हट जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगला समझिए क्या है भैया। अगला टॉपिक है हमारा कि राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखना है। ये तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी कभार तो 5 में पूछ लेता है,
अब की बार लगभग 1-2 सेट में 5 नंबर में आया था, नहीं तो जनरली बच्चा 4 नंबर में पूछता है, इतना याद रखना रसगुल्लों। ठीक है, चलिए समझते हैं राउल्ट का नियम क्या बोलता है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए राउल्ट का नियम ये कहता है कि जैसे ही हम कोई मान लेते हैं कोई विलायक है, ठीक है, ये क्या है, कोई विलायक है, हमने बताया कि इसमें कोई विलायक है, ठीक। तो किसी विलायक में कोई हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दें। कैसा पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, या हम कह लें वैद्युत अनपघट्य पदार्थ, अवाष्पशील, लाइक दैट यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है ना, शर्करा हो गया, ये सभी। तो जब किसी, ये विलायक है भैया, तो जब किसी विलायक में, याद रखना, रटना नहीं, परिभाषा उधर देखना भी नहीं अभी, तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है तो होता क्या है भैया कि उसके यानी विलेय के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, यानी वाष्प दाब में जो कमी होती है, वो कह रहा है इस पदार्थ के, यानी जो अवाष्पशील विलेय पदार्थ होता है, इस पदार्थ के मोल अंश या फिर मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए एक बार परिभाषा। हमने क्या बताया कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर तो इस पदार्थ के जो वाष्प दाब में जो अवनमन होगा यानी कमी आएगी, वो विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो यही तो लिखा है भैया कि राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर उसके वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, आपेक्षिक अवनमन का मतलब कमी से है, ठीक है ना, अवनमन मतलब कमी, जो वाष्प दाब में अपेक्षिक कमी होती है वो विलेय के मोल प्रभास के बराबर होती है। ठीक है ना, मोल प्रभास की क्या होती है भैया, बराबर होती है। अब इसको थोड़ा हम मतलब समझते हैं कैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब समझिएगा, इसको समझना भैया। ये कह रहा है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक, बोल रहा है कि जो वाष्प दाब है में आपेक्षिक अवनमन, बस ये लाइन याद रखना, आपेक्षिक अवनमन, ठीक, वो किसके समानुपाती होता है, किसके, तो ये विलेय के मोल अंश, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, तो विलेय के मोल अंश के मोल प्रभास के, ठीक, तो विलेय के मोल प्रभास के बराबर होता है, याद रखना। ठीक, एक मिनट, ठीक है, इतना होता है। अब इसको वाष्प दाब में ध्यान देना, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को हम दर्शाते कैसे, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो फार्मूला होता है P नॉट अपान PS अपान क्या होता है P नॉट, ये बराबर किसके होता है, तो कह रहा है कि विलेय के मोल प्रभास के, तो विलेय का जो मोल प्रभास होता है भैया N अपान N प्लस कैपिटल N। नीचे हमने N प्लस कैपिटल N क्यों लिखा, क्योंकि जो स्मॉल वाला N है वो विलेय के मोल है, कैपिटल वाला N है तो विलायक का मोल है, भी फिगर में आपने देखा जैसे। ठीक है ना, तो भैया अगर हम कोई भी चीज, क्योंकि जो अवाष्पशील पदार्थ घोल रहे हैं वो विलेय है, अब जिसमें घोल रहे हैं वो विलायक है, तो वही चीज बोल रहा है। ठीक है, यही आपका क्या होता है, राउल्ट का नियम होता है, यही क्या होता है, राउल्ट का नियम। बट कहानी यहीं पर नहीं खत्म हो जाती, यहीं पर कहानी नहीं खत्म हो जाती, इसमें पूछता है कि तनु विलयन के लिए भैया बोलेगा इसमें कि अणुभार के लिए क्या फार्मूला होता है, ठीक है, या मोलर द्रव्यमान के लिए क्या सूत्र होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों कि यदि विलयन तनु हो यानी अगर विलयन तनु हो तो ऐसे केसेस में याद रखना बच्चों, जो ये n के मोलों की संख्या है तो इसका मान कैपिटल N की तुलना में बहुत 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 कम हो जाता है। ठीक, यूं कह लें ऐसे केसेस में ये नगण्य हो जाता है यानी स्मॉल, क्योंकि अगर भाई कह रहा है तनु हो, तनु का मतलब क्या होता है, तनु का अर्थ ही होता है कि विलयन के अंदर जो विलेय वाला पदार्थ है उसकी मात्रा गायब हो जाए, या कि यूं कह ले उसकी मात्रा एकदम नगण्य हो जाए, कोई मतलब ही ना हो। तो भैया जब कोई मतलब ही नहीं रहेगा तो यहां पर वाला जो n रहेगा वो अगर इसकी तुलना में एकदम कम है तो इसका हम नगण्य मान लेंगे, यानी इससे कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए को एक मिनट, इसको मिटाना पड़ेगा भाई, इसको मिटाना
पड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखना हमने बताया जब ये हो जाए तब आपका फार्मूला ये बन जाएगा बच्चों, फार्मूला आपका बन जाएगा कि पी नॉट अपान माइनस पी एस अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे पी नॉट बराबर का अब की बार ये एन करके और नीचे केवल और केवल कैपिटल एन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैपिटल एन हो जाएगा। अब एक चीज और समझिएगा बच्चों, चूंकि भैया एन बराबर क्या होता है W बाई एम, ठीक, चूंकि समझिए एन बराबर W बाई एन होता है और उसके बाद अगर हम कैपिटल एन बराबर लिखेंगे तो भैया कैपिटल W अपान कैपिटल एम हो जाएगा। क्लियर, यही तो होगा ना। तो ये चीज अपने को इस पर अप्लाई कर देना है। तो बच्चों यहां पर फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, तो फार्मूला आपका याद रखना, तो इस इधर देख लेते हैं थोड़ा इधर की, तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर का क्या हो जाएगा बच्चों, एन के स्थान पे रखेंगे क्या चीज, तो एन के स्थान पे हम रखेंगे W बाई एम, आपका मेन बटा ये वाला है, और इस कैपिटल एम एन के स्थान पे रखेंगे कैपिटल W अपान कैपिटल एम। और इसको आप सही तरीके से लिखेंगे तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको सही से लिखेंगे तो W बाई एम हो जाएगा, गुने ये चीज ऊपर जाएगा, एक मिनट भाई, ये W बाई एम है और ये चीज जब ऊपर जाएगा तो बच्चों कैपिटल एम ऊपर हो जाएगा, कैपिटल W नीचे हो जाएगा। ठीक है, तब यही क्या हो जाएगा आपका मेन फार्मूला, यही हो जाएगा विलेय और विलायक के अणुभार के बीच में संबंध जो होता है, और इसी पर आपके जो है न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले पर बच्चों आपके क्या बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया राउल्ट का नियम। अब सब चीज का मतलब जानना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या कुछ है भैया समझते हैं, एक मिनट, ये पी नॉट क्या है समझ लीजिए और पी एस क्या है समझ लीजिए, समझना केवल यही है, बाकी तो आप पहले भी जान रहे हैं भाई पहले से ही कि क्या कुछ है। देखिए इसको पहले भी बता दिया, स्मॉल W क्या है, विलेय का भार है ना, मोलर का मोलतम बता, स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार, उसी तरह से स्मॉल W क्या मतलब कैपिटल W क्या हो जाएगा, तो विलायक का भार, और कैपिटल M क्या हो जाएगा, विलायक का अणुभार। तो बाकी ये P नॉट क्या है, तो ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, सवाल में दिया रहेगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है बच्चा, और उसके बाद PS क्या है, तो विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब है। बाकी यहां चीज और यहां भी लिख दे रहे हैं भैया, अगर मान लेते हैं कि आपको दिक्कत हो रही है, डोंट वरी, मोनू सर है तो भाई दिक्कत तो नहीं लेना बच्चों, याद रखना। इसको भी लिख देते हैं स्मॉल W स्मॉल m कैपिटल W कैपिटल M, ये भी जान लीजिए ना। चलिए देखते हैं, तो भाई ये स्मॉल W क्या है, तो ये है भैया विलेय का भार, क्या है बच्चों, विलेय का भार है, आई बात समझ में। उसके बाद बच्चों ये स्मॉल जो m है तो इसको बोलते हैं क्या, विलेय का अणुभार, क्या हो जाएगा भैया, विलेय का अणुभार। कैपिटल W क्या है, तो अब की बार हमने बोल दिया ना, कैपिटल है तो विलायक हो जाएगा, तो विलायक का भार, ये सब सवाल में दिया रहेगा है ना, न्यूमेरिकल इसलिए आसान हो जाता है वैल्यू पहचानने में। और नीचे कैपिटल M है तो भैया ये हो जाएगा विलायक का अणुभार, M है तो अणुभार है, तो विलायक का अणुभार, आई बात समझ में। तो ये हो जाता है राउल्ट का नियम। अब राउल्ट के नियम की भी सीमाएं हैं, पूछेगा ना राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं, क्वेश्चन ऐसे आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों। या फिर इसको ऐसे पूछता है कि विलेय के वाष्प दाब में अपेक्षिक कोणमन और मोल अंश में क्या संबंध होता है, तो कई तरीके से पूछता है, याद रखना कई तरीके से इसको पूछा जा सकता है, तो चाहे जैसे पूछे हमको ये करना है। ठीक है, या फिर पूछ लेगा कि तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम का सूत्र लिखिए। ठीक है, ऐसे पूछेगा, तो भैया तनु विलयन के लिए क्या कुछ होता है हमने लिख दिया है। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए, हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं आगे चलते हैं, तो हम राउल्ट के नियम की सीमाओं को देखेंगे।
तो राउल्ट के नियम की सीमाएं, यानी राउल्ट का नियम कब लागू होगा बच्चों, वो चीज कह रहा है। देखिए राउल्ट का नियम की मतलब के सीमा क्या है, पहला है कि राउल्ट का नियम तनु विलयन पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर नहीं। याद रखना यह केवल तनु विलयन के लिए सही होता है, सांद्र के लिए नहीं। ठीक, तनु विलयन का मतलब हमने बता दिया ना कि तनु विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा जो है वो थोड़ी कम होती है, यानी ना के बराबर, या यूं कह ले कि विलय की मात्रा बहुत हल्की होती है। ठीक है, तो उस विलयन पर लागू होता है, सांद्र वाले पर नहीं। ठीक, अगला है कि राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन पर ही लागू होता है, अभी बताया ना। ठीक है, कि ये अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होगा, वाष्पशील नहीं। अगला कि वैद्युत अपघट्ट के विलयन पर यह नियम लागू नहीं होता है। किसके विलयन पर, वैद्युत अपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट का मतलब क्या होता है, वैद्युत अपघट्ट जैसे हमने बताया ना H2SO4 हो जाए, HCl हो जाए, या फिर हमने बताया कि NaCl हो जाए या KCl हो जाए, तो ऐसे पदार्थ को हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा बह सके वैद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। तो वैद्युत अपघट्टियों के विलयन पर राउल्ट का नियम अप्लाई नहीं होता है, सीधी बात। उसके बाद अगला देखें कि जो पदार्थ विलयन में वियोजित होते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। बात वही है अभी जो बताया, जैसे अगर हम NaCl को भैया जल में घोल देंगे तो बच्चों Na+ में टूटेगा, Cl- में। क्लियर, KCl को घोलेंगे तो K+ में हो जाएगा, Cl- में। H2SO4 को घोलेंगे बच्चों तो भैया H जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा और आपका जो SO4 है वो माइनस में। तो मतलब ये अगर जल में इनको अपन घोल रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं, टूट रहे हैं। बट जो राउल्ट का नियम होता है ऐसे विलयन पर लागू नहीं होगा, मतलब ऐसे पदार्थ जो जल में वियोजित हो जाएं, यानी जिनको विलायक में घोलने पर टूट जाएं, वियोजित हो जाएं, ठीक है ना, सही, मतलब तो ऐसे विलयन पर यह नियम लागू नहीं हो जाता, मतलब नहीं होता है। क्लियर, चलिए भैया इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। अब इसके बाद एक है क्वथनांक मतलब हिमांक में अवनमन, इन पे न्यूमेरिकल बनते हैं बच्चों, याद रखना। क्वथनांक मतलब होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों वह निश्चित ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ मतलब कोई लिक्विड या कह लें कि जिस ताप पर द्रव उबलने लगे उसको कहते हैं क्वथनांक, है ना, यही तो होता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। भाई जैसे वाटर की बात कर लें, अगर जल कितने पर उबलता है तो 100 डिग्री पर, है ना, 100 डिग्री पर उबलने लगता है। तो क्वथनांक तो समझ में आ गया, बट कह रहा क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब वृद्धि, उन्नयन का मतलब क्या है, बढ़ोतरी या फिर वृद्धि। अब देखिएगा इसको कैसे समझते हैं, देखिए इसको भी समझना बच्चों। कोई ये क्या है, विलायक है, कोई विलायक है, ठीक है ना, समझते हैं ये क्या है भैया, विलायक, कोई विलायक है। और इसमें क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि भैया हम बाहर से कोई अवाष्पशील पदार्थ इसमें घोला जा रहा है, ठीक है, हम बाहर से कोई अवाष्पशील पदार्थ इसमें घोल दे रहे हैं। पदार्थ कैसा है, अवाष्पशील, ठीक, अवाष्पशील। जैसे हमने बताया ना भैया, जो वैद्युत अनपघट्य हो, जैसे शर्करा हो जाए, ग्लूकोज हो जाए, यूरिया हो जाए, ठीक है ना, स्टार्च वगैरह, तो ये सब क्या है, वैद्युत अनपघट्य होते हैं। ठीक, ये वैद्युत अपघट्य नहीं होते हैं। तो अब समझिए परिभाषा, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो इसके घोलने पर क्वथनांक में, यानी इस पूरे विलयन के क्वथनांक में जितना बढ़ोतरी हो जाए, यानी जितनी वृद्धि हो जाए, उसको कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या बताया भैया, हमने बताया कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर इस पूरे के पूरे विलयन के क्वथनांक में जो बढ़ोतरी हो जाए, ठीक, यानी क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाए, उस वृद्धि को ही कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, और उसको अपन डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। ठीक है,
तो यहां पर परिभाषा आप समझ गए, लिखना है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली जो बढ़ोतरी है यानी वृद्धि है, उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब इसको हमने बताया ना कि डेल्टा टीबी से दर्शाया जाता है। तो डेल्टा टीबी बराबर फार्मूला क्या होता है भैया, डेल्टा टीबी, ठीक है ना, डेल्टा क्या होता है, टीबी बराबर यहां पर होता है, ध्यान देना, 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्लू अपान एम गुणे कैपिटल डब्लू, ठीक है ना, ये ध्यान देना। और ये ग्राम में रहेगा, याद रखना बच्चों, ठीक, क्योंकि 1000 तभी लगा है, ठीक है। तो ये हो जाता है क्वथनांक में उन्नयन के बराबर फार्मूला, डेल्टा टीबी बराबर फार्मूला हो जाता है 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्लू अपान एम गुणे कैपिटल डब्लू। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों सैंबल, ठीक है ना, उपयुक्त प्रतीकों के साथ इसको कहेगा समझाइए। तो इसमें प्रतीक को भाई बहुत बड़ी वरीयता दी गई है, क्योंकि सैंबल का मतलब ही कुछ नहीं पता रहेगा तो भाई हम न्यूमेरिकल कहां से लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे ना भैया, ठीक है। कि डेल्टा टीबी क्या है, केबी क्या है, स्मॉल डब्लू क्या है, एम क्या है, कैपिटल डब्लू क्या है। तो बार बार ये देखते चले आए हैं रसगुल्लों, अब तो आपके दिमाग में एकदम छप गया होगा। डेल्टा टीबी क्या बताया, तो इसको कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन यानी बढ़ोतरी या वृद्धि, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन यानी हम वृद्धि कह लें, क्वथनांक में वृद्धि, ठीक है। और केबी क्या है, तो ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक। जब आप न्यूमेरिकल लगाने बैठेंगे तो वहां पर दिया रहेगा कोष्ठक में, क्वेश्चन के नीचे ही इसका मान दिया रहेगा, तो इसको मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। स्मॉल डब्लू क्या है, तो बच्चों यही वही चीज है भैया, विलेय का भार, ठीक है। एम क्या है, तो एम क्या है रसगुल्लों, विलेय का अणुभार, क्या है भैया, विलेय का अणुभार। उसके बाद कैपिटल जो डब्लू है, तो ये क्या है बच्चों, विलायक का भार, ठीक है, विलायक का भार दिया रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मतलब यहाँ पे दे देगा भैया कि ऐसे 60 ग्राम जल में कोई 5 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर क्वथनांक में 2 अंश सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है, तो पूछ लेगा कि विलेय का अणुभार कितना होगा। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया कि क्वथनांक में उन्नयन किसे कहा जाता है, ठीक है। उन्नयन का मतलब बढ़ोतरी यानी वृद्धि, ठीक। आई बात समझ में बच्चों। चलिए अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक को, स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले भैया, हो गया बच्चों। चलिए देखते हैं अब आगे, हिमांक में अवनमन बोला था कि इसमें क्वथनांक का उन्नयन है, दूसरा हिमांक में अवनमन है। हिमांक यानी देखिए, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक किसे कहते हैं, तो वह न्यूनतम ताप या वह निश्चित ताप कह लें जिस ताप पर कोई पदार्थ क्या हो जाए, ठोस अवस्था में बदल जाए यानी जम जाए, ठीक है ना। या वह निश्चित ताप जिस पर क्या है, द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए यानी बर्फ बन जाए या जम जाए, तो उस पॉइंट को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, यानी उसे कहा जाता है हिमांक, ठीक। हिम माने मतलब हिम का अर्थ ही होता है बर्फ, ठीक है। तो वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में यानी बर्फ के रूप में बन जाए उसे कहते हैं हिमांक। अब लेकिन कह रहा है कि यहां पर हिमांक में अवनमन, अब की बार है अवनमन। अवनमन का मतलब कमी, अवनमन का मतलब कमी, मतलब जैसे यह चीज है कोई विलायक है, इसमें भी भैया सेम लॉजिक है, कोई कुछ नया चीज नहीं है बच्चों, याद रखना, इसमें कुछ नई चीज नहीं है। तो इसमें क्या है, अब की बार मान लेते हैं कि कोई इसमें पदार्थ है, भाई हमने क्या किया, इसमें कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल दिया, ठीक है ना। जो घोलते हैं हमने बताया विलेय कहा जाता है उसको, भैया जिसमें घोलते हैं बच्चों वो विलायक होता है, और जब दोनों मिलते हैं तब जाकर के विलयन बनता है। तो ये विलेय और विलायक है। तो यही चीज है कि जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल दें, अब घोलने के बाद इस विलयन का जो हिमांक है यानी विलयन के जो हिमांक में कमी होगी, हिमांक में जो कमी होगी बच्चों,
तो हिमांक में जो कमी होगी उस कमी को कहा जाता है हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब ही होता है बच्चों कमी, अवनमन का मतलब कमी होता है। परिभाषा समझ गए यहां से कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देने पर हिमांक में जो कमी होती है उसे कहा जाता है हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब ही होता है बच्चों कमी। ठीक है, तो परिभाषा देख सकते हैं कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसको डेल्टा टी एफ से दर्शाया जाता है। तो लिखना चाहते हैं आप लिख भी सकते हैं बबुआ, लिखेंगे जैसे यहाँ पर कि इसे डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, टी एफ से दर्शाते हैं, टी एफ से दर्शाते हैं, याद रखना। ठीक, तो यहाँ पर आप मतलब ये फार्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे भैया, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 गुणे के एफ। अब की बार के भी नहीं होगा, के एफ। फार्मूला सेम होता है वैसे, बशर्ते वहां पर जहां जहां बी होगा भैया यहां पर क्या होगा रसगुल्लों, एफ होगा, क्योंकि बी वहां पर था, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, यहां पर एफ लिख देते हैं, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। बस इतना सा अंतर होता है। ठीक है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका बच्चों एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये ग्राम में रहेगा, याद रखना। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक, यही आपका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। तो चलिए सैंबल देख लेते हैं भैया इसमें। ठीक, तो इसमें डेल्टा टी एफ है, उसके बाद क्या है, के एफ है। ठीक, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू, बाकी सब चीजें सेम है ना, तो बाकी कुछ नई चीजें नहीं है। भाई डेल्टा टी एफ है तो अब की बार इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा टी एफ क्या है तो इसको बोलेंगे हिमांक में अवनमन। अवनमन, अवनमन का मतलब हमने बताया ना कमी, याद रखना। कमी और वृद्धि से याद रखो, परिभाषा अपने आप हो जाएगा। के एफ क्या है तो यह है मोलल अवनमन स्थिरांक, उसमें मोलल उन्नयन स्थिरांक था, तो इसमें क्या है, तो इसमें है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है तो भैया ये है विलेय का भार, विलेय का भार है। स्मॉल एम क्या है तो बच्चों ये है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, यानी जो कुछ घोल रहे हो उसका अणुभार। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल डब्ल्यू है तो ये हो जाएगा रसगुल्लों विलायक का भार, विलायक का भार हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक और सॉरी मतलब क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। आई बात समझ में? चलिए तो इसको भी जल्दी छाप लीजिए भैया, हिमांक में अवनमन हो गया। चलिए आगे चलते हैं, मुझे लगता है आज सर्दी हो गई है। चलिए परासरण दाब, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें एक परासरण पूछता है और एक प्रतिपरासरण, दोनों समझाएंगे, डोंट वरी। देखिए परासरण दाब क्या होता है, तो परासरण दाब समझने से पहले हम जान लेते हैं कि परासरण किसे कहते हैं। क्या समझते हैं बच्चों, परासरण। ठीक है, तो पहले अच्छे से हम परासरण को समझेंगे, परासरण अच्छे से समझते हैं। ठीक, इसीलिए बोलते हैं भैया रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रटकर आप नहीं तैयार कर सकते हो रसगुल्लों। याद रखना, हमेशा से हम बात बोलते हैं भैया चीजों को समझना बेहद जरूरी है। एक बार समझ गए तो चीजें ऑल टाइम आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगी बच्चों, याद रखना। फिर उसके बाद रटने की जरूरत ही ना है, केवल हमने बोला ना समझना है। समझ गए, चीजें फिनिश। अब देखिए मान लेते हैं कि ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कौन सी झिल्ली बच्चों, अर्ध पारगम्य। अर्ध मतलब आधा, पार मतलब आर पार, गम्य यानी जाना।
अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली। कभी कभार पूछ लेता है परिभाषा इसकी कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसको कहा जाता है, तो वह झिल्ली जिसमें विलेय के कण मतलब आर पार ना जा सके, जबकि विलायक के कण आसानी से चले जाएं। ठीक है ना, क्या बोला कि ऐसी झिल्ली जिसके मदद से, ठीक है, या फिर कह लें एक ऐसी संरचना जिसमें विलायक के कण आसानी से चले जाएं, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, ये सारी लिक्विड वाली चीजें जो लिक्विड वाली हैं आराम से आर पार छन जाएं, तो ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। बट विलेय के कण हो गया, जैसे एल्बुमिन, जिलेटिन, गोंद हो गया, शहद हो गया, तो गाढ़े होते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें विलेय के अणु थोड़ा बड़े होते हैं, तो ये आर पार नहीं जा पाएंगे, अगर जाएंगे भी तो बड़े मुश्किल से जाएंगे, तो ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब हम मान लेते हैं कि भैया इधर क्या है, इधर मान लेते हैं कि निम्न सांद्रता है। क्या है, निम्न सांद्रता। अब निम्न सांद्रता का मतलब क्या है, जिसको अपन हम तनु विलयन भी कह सकते हैं। और इधर मान लेते हैं कि इधर जो कुछ है इसकी सांद्रता अधिक है। क्या है भैया, अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्रता है, ठीक है, कम सांद्रता, अधिक सांद्रता। अब परिभाषा समझिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली है और इधर कम सांद्रता है, तो कम सांद्रता। अब देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली, अब परिभाषा एकदम मक्खन लगेगा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता या अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह। मान लेते हैं कि इसमें जो विलायक के कण है, ठीक है, इसमें विलायक के कण है कहीं कहीं ऐसे, ठीक है, ये चीज, तो इनका भाई अर्धपारगम्य झिल्ली से ये क्रॉस होकर के मान लेते हैं कि इधर की तरफ आ रहे हैं। ठीक, कहने का अर्थ ये है बच्चों कि भैया इनका क्या है, डायरेक्शन इस तरफ है, जैसे ये अर्धपारगम्य झिल्ली है मान लेते हैं हम, ठीक है, तो इधर क्या करना, जैसे प्रवाहित हो रहा है। ठीक, तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता या निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का स्वतः प्रवाह, यानी अपने आप इनका बहना, यही गुण क्या कहलाता है, परासरण। क्या कहलाता है, परासरण। अब प्रतिपरासरण समझ लीजिए, प्रतिपरासरण का मतलब यही प्रक्रिया उल्टे कर दीजिए, यानी अब की बार क्या हो जाएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का प्रवाह कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जब होता है तो यह प्रक्रिया प्रतिपरासरण या प्रतिलोम परासरण कहते हैं। कई बार पूछा है भैया कि प्रतिपरासरण या प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं, तो परासरण की जो विपरीत प्रक्रिया होती है वही प्रतिलोम परासरण होती है। ठीक है ना, परासरण में क्या बताया, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक के अणुओं का जो प्रवाह होता है, यानी इनका जो बहना होता है, वही कहलाता है परासरण। बट इसी का जब उल्टा कर देंगे, यानी अधिक सांद्रता वाले विलयन से जब कम सांद्रता की ओर वो चीज आएगा, तो यही क्या हो जाएगा, आपका प्रतिलोम परासरण या प्रतिपरासरण। चीजें क्लियर हो गई, तो रटने की जरूरत ना है, परिभाषा लिख दिया है, किसी विलायक के कणों का, ठीक है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः, यानी अपने आप इसका जो प्रवाह होता है, यानी इनका बहना होता है, वही कहलाता है बच्चों परासरण। अब परासरण भी हो गया, प्रतिपरासरण। अब समझ लेते हैं कि परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण दाब अभी हमने बताया कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ही विलायक के अणुओं का प्रवाह होगा। अगर हम विलायक के मतलब अगर हम अर्धपारगम्य झिल्ली पर कोई प्रेशर लगा देंगे, तो इनका जो प्रवाह हो रहा है बच्चों, मतलब ये जो बह रहा है भैया इधर, तो वो प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना, यानी वो प्रवाह बंद हो जाएगा। ठीक, तो हमने जो प्रेशर लगाया वही प्रेशर, कौन सा प्रेशर होता है भैया, तो वो हो जाता है आपका ऑस्मोसिस प्रेशर, बोले तो परासरण दाब हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिएगा, परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब, या फिर हम यूं ऐसे कह सकते हैं, सिंपल सी बात है कि अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो क्या कर दे कि भैया जो विलायक के अणुओं का जो प्रवाह है रोक दे, या परासरण प्रक्रिया को ही रोक दे, वो दाब कहलाता है परासरण दाब। ठीक है, तो ये लिख दिया है, उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक दे, उसे परासरण कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना। तो यहां पर भैया आप
तो मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली लिख सकते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना, ये भी गलत नहीं है, बट अर्धपारगम्य झिल्ली ज्यादा आसान होगा, ठीक, क्योंकि जो भी प्रेशर होगा यहीं से क्रिएट होगा। तो अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो क्या करे, परासरण की प्रक्रिया को ही रोक दे, उसे कहते हैं परासरण दाब, ठीक है ना। फिर से हम रिकॉल कर दे रहे हैं, आप लिख लीजिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो परासरण की प्रक्रिया को ही रोक दे, उसे कहते हैं परासरण दाब, ठीक। अब देखिए परासरण दाब आपने देखा होगा, जो आपने वहां पे वायुमंडलीय दाब पढ़ा था 11th में, तो पीवी बराबर एनआरटी होता था बच्चों। सेम वो चीज यहाँ पर है, तो भैया यहाँ पर अंतर इतना हो जाता है, अब की बार यहाँ पे पी ना रखे कि पाई वी होता है, पाई वी बराबर होता है एन आर टी, ठीक। इसको जब सही से लिखेंगे तो पाई बराबर आपका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, एन अपान वी ये हो जाएगा इंटू आर टी। तो एक फार्मूला तो आपका ये हो गया जनाब, ठीक है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं बच्चों, वो भी इतने आसान न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन फिर भी पता करना मतलब देख लेना, इतना आसान होने के बावजूद भी ये 4-4 नंबर और 3-3 नंबरों में पूछ लेता है, ठीक। तो भाई फायदा हमारा ही है। तो एक फार्मूला ये हो गया। अब उसके बाद दूसरा, अब एन अपान वी, चूंकि याद रखना, चूंकि एन अपान जो वी होता है ये बराबर सी के होता है, यानी सांद्रता, ठीक है। तो इसके स्थान पर भी हम एन अपान वी के स्थान पे सी लिख सकते हैं बच्चों। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी, पाई बराबर क्या हो जाएगा, सी आर टी हो जाएगा, ठीक है ना, पाई बराबर सी आर टी। एक फार्मूला है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, पाई बराबर सी आर के स्थान पे एस लिखा होता है, सी एस टी, जीएसटी मत समझ लेना, सी एस टी, ठीक। तो ये चीज हो जाता है। तो इसको अपन कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक, कई तरीके से लिखा जा सकता है भैया। पाई क्या है, ठीक, और आपका देखिए एन तो मोलों की संख्या है, वी है आयतन, तो यहां पर सब आप लिख सकते हैं, जैसे सी इसको हम लिख देंगे, तो सी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ठीक है। तो ये सब लिखना जरूरी है। पाई क्या है, परासरण दाब, परासरण दाब है, ठीक है ना। पाई क्या है, परासरण दाब है। सी क्या है भैया, सांद्रता है, सांद्रता। आर क्या है, तो जो इसमें गैस नियतांक होता है वो चीज होता है, ठीक है। स्थिरांक या गैस स्थिरांक कहा जाता है, गैस नियतांक कह लें, ठीक है ना, या परासरण नियतांक भी इसमें यहां पर बोला जाता है इसको। टी क्या है, परम ताप, परम ताप। और याद रखना इसमें ताप में एक चीज और याद रखना बच्चों, जब भी अंश सेल्सियस में दिया रहे, अगर जैसे टी का मान दे दिया अंश सेल्सियस में, तो अंश सेल्सियस में अगर केल्विन में बदलना है तो भैया अंश सेल्सियस में क्या करते हैं, जो भी अंश सेल्सियस वाला वैल्यू होता है उसमें 273 ऐड करके तब जाकर के उसको केल्विन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। ये चीज समझना, ठीक है ना, याद रखना इसको। अंश सेल्सियस में अगर वैल्यू दिया है उसको अगर केल्विन में बदलना है तो 273 उसमें ऐड कर देते हैं, तब जाकर के न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। अंश सेल्सियस में रखकर नहीं लगा सकते, 2 अंश सेल्सियस, 4 अंश सेल्सियस, 0 अंश सेल्सियस ऐसे दिया रहेगा, बट आपको 273 ऐड करके जब केल्विन में बदल लेंगे तब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो ये होता है। और एक चीज और समझिएगा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, भाई जगह तो बची नहीं, लिखे कहाँ, चलिए ऊपर देख लेते हैं, सबसे ऊपर देखिए भैया, इसको एक तरीके से और लिखते हैं, वो तरीका कौन सा है, ऐसे लिखते हैं बच्चों, पाई बराबर, याद रखना, देखिए एन बराबर होता क्या है, एन बराबर डब्ल्यू बाई एम होता है, तो एन के स्थान पे हम लिख सकते हैं बच्चों डब्ल्यू बाई एम लिख सकते हैं। अब गुणे यहां पर तो वी है ही, ठीक, तो यहां पर वी लिख दिया बच्चों। अब ऊपर क्या बचा है, आर है और टी है, तो भैया आर और टी ऊपर लिख दिया, मतलब ये आपका एक और फार्मूला बन गया पाई के बराबर, ठीक। तो बहुत सारे फार्मूले हैं, मतलब एक फार्मूला ये हो गया, एक ये है, ये है, ये एक है, तो इस पर भी न्यूमेरिकल बनता है, जिसमें आपका भार देगा, अणु भार देगा, आयतन देगा, ऐसा सब कुछ देगा, तो आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया बच्चों, चलिए जल्दी से इसको भी भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हट जा रहे हैं। हो गया, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या है, वांट हाफ गुणांक। चलिए अब देखते हैं बच्चों वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ गुणक क्या है। ये नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है, यानी जब नया सिलेबस आया
प्रीवियस ईयर में भी था, उसके बाद पहले नहीं था, ठीक है ना। तो नया जुड़ा हुआ है वांट हाफ गुणांक, बहुत पहले था, हटा दिया, फिर से आ गया। वांट हाफ गुणांक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, समझते हैं। वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ गुणक किसे कहा जाता है? तो किसी अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा उसके सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणक कहते हैं। अब अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है? तो यह किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करे, ना कि उनकी प्रकृति पर। तो ऐसे गुणधर्म को अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, कभी कभार पूछता है, ठीक है। तो पहले वांट हाफ गुणांक को समझेंगे, तो लिखेंगे बच्चों कि वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक बराबर क्या कह रहा है कि अणुसंख्य गुणधर्म के प्रायोगिक मान, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान, अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान तथा कह रहा है कि उसके सामान्य मान, सामान्य मान का जो रेशियो होता है, इसका जो अनुपात होता है, यही क्या कहलाता है? तो यही कहलाता है वांट हाफ गुणांक। अब वांट हाफ गुणांक में है किससे रिलेटेड? तो केवल और केवल अणुसंख्य गुणधर्म से संबंधित है। तो ये चीज समझना जरूरी है कि अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या है बच्चों। अणुसंख्य गुणधर्म, अगर कोई पूछ लिया कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या है, तो क्या बताएंगे आप? अणुसंख्य गुणधर्म क्या बताएंगे? हमने बताया ना भैया कि किसी विलयन का वह गुणधर्म या वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है ना। अगर लिखना चाहे परिभाषा लिख दे रहे हैं, डोंट वरी, कि किसी विलयन का वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अब एक चीज और समझना बच्चों, अणुसंख्य गुणधर्म के नाम पूछ लेता है कि कौन कौन से होते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। तो समझिएगा कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। पहला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कौन सा होता है बच्चों? तो दूसरा होता है आपका क्वथनांक में उन्नयन। कौन सा रसगुल्लों? क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा क्या हो जाता है भैया? तीसरा हिमांक में अवनमन। क्या चीज बच्चों? हिमांक में अवनमन। और एक और होता है, एक और होता है, वो चौथा कौन सा होता है? तो बच्चों वाष्प दाब नहीं बल्कि परासरण दाब। एक और होता है भैया परासरण दाब। क्लियर बच्चों? परासरण दाब ये चीज होता है, ठीक है। अब यहां से भाई ये तो क्लियर हो गया। अगर इन सभी को हम लिखेंगे किसके? वांट हाफ गुणक के रूप में, तब कौन से फार्मूले तैयार होते हैं समझिएगा। वांट हाफ जो गुणक होता है भैया, इसको आई से दर्शाते हैं। तो देखिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, सब कुछ देख रखा है बच्चों, कुछ नया नहीं है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है जरा बताइएगा। तो हमने बताया था कि भैया पी नॉट अपान पी एस माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये बराबर होता है किसके? एक्स या काई के। हमने बताया था काई क्या होता है? मोल प्रभाज्य या मोल अंश। तो जब यहां पर मोल अंश होता है तो भैया इसको जब वांट हाफ गुणक के रूप में लिखेंगे तो आगे केवल और केवल आई लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है भाई? ये आपका पहला वाला फार्मूला हो जाता है, यानी ये जो हमने देखा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के रूप में। दूसरा क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। अब दूसरे के लिए भैया ध्यान देना, क्वथनांक में उन्नयन इसको कैसे लिखते हैं? तो डेल्टा टी बी बराबर क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं के बी गुणे एम। अब के बी गुणे एम यही तो होता है। अरे नहीं समझ में आए तो समझो, एम मोलरता मान लीजिए ये के बी है, तो भैया एम मोलरता होता है तो इसका होता है W/m × V,
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लीटर ml में हो जाएगा, यहाँ पे गुणे 1000 होता है। तो भैया सब कुछ मिला के यही तो पूरा बन जाता है डेल्टा टी वी बराबर कि 1000 गुणे केवी गुणे डब्ल्यू, और सॉरी यहाँ पे मतलब मोललता होता है, मोलरता नहीं, ये कैपिटल डब्ल्यू होता है, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बस केवल और केवल आगे आई लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्वथनांक में उन्नयन के पदों में बच्चों। अब तीसरी चीज है, क्या चीज रसगुल्लों, तीसरी चीज है भैया कि हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन के लिए डेल्टा टी एफ होता है। डेल्टा टी एफ बराबर फार्मूला के बी मतलब के एफ गुणे क्या होता है, के एफ गुणे यहां पर मोललता, ठीक है ना, मोललता होता है, याद रखना मोलरता नहीं, ठीक। क्योंकि m बराबर वही चीज रखते हैं W बाई एम इंटू कैपिटल W गुणे 1000। तो सब कुछ मिला के जब यहाँ पे के एफ भी साथ रखते हैं तो पूरा का पूरा डेल्टा टी एफ के, कभी कभार पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेगा मतलब क्वथनांक में उन्नयन और मोललता में संबंध लिखिए, तो फटाक से ही लिख देना, आई नहीं लिखना है तब, ठीक है। अब उसके बाद इसमें भी क्या करेंगे, हम आई लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक के पदों में। अब इसके बाद एक और भी तो है ना बबुआ, एक और है परासरण दाब। तो परासरण दाब के लिए कैसे लिखते हैं, तो परासरण दाब क्या होता है जरा गौर से समझिए भाई। परासरण दाब बराबर पाई बराबर होता है CRT, पाई बराबर CRT। तो आगे क्या कर देंगे, केवल आई लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, तो भैया हो जाएगा किसके, परासरण दाब के पदों में। तो मतलब ये हो जाता है वांट हाफ गुणांक। तो वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ गुणक क्या होता है, लिख लिया भाई। अणु संख्य गुणधर्म भी पूछता है इसमें, तो किसी विलयन का वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर, तो ऐसे गुणधर्म को कहा जाएगा अणुसंख्य गुणधर्म। अब कौन कौन से अणुसंख्य गुणधर्म में कौन कौन से हैं, तो ये 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है, याद रखना। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आज की वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें, क्योंकि अब की बार 90+ पार ये चीज करना है भाई। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, न्यूमेरिकल की टेंशन ना लेना, न्यूमेरिकल के लिए अलग प्लेलिस्ट है, हर चैप्टर के न्यूमेरिकल करवाया है, उसको यहाँ पर नहीं घसीटेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा थ्योरी हम समझेंगे, इतना समझिएगा, ठीक।